नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बुलडोजर न्याय से बम न्याय, भारतीय सरकार गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहलगांव आतंकी हमला और उसके बाद भारत ने जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को जो है अबेंस में कर दिया, दूतावास से लोगों को निकाल दिया और उसके एवज में पाकिस्तान ने भी सिमिलर एक्शन किया और सारा ट्रेड भारत के साथ बंद कर दिया। ये एक तरीके की एस्केलेशन मानी जा सकती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चाइना द्वारा बैक पाकिस्तान अब भारत को लाल आंख दिखा रहा है। लद्दाख में हमारी फौजें, अरुणाचल में हमारी फौजें चाइना को रोकने में नाकाम रही हैं। 2 काउंटीज बनाकर अरुणाचल प्रदेश में कई गांव बसाकर चाइना ने अतिक्रमण कर लिया है। पैंगोंग लेक हो, डेप्सांग हो, लेह हो, लद्दाख हो, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत गवादर पोर्ट का रास्ता खोलकर चाइना ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू। और भारत अब डबल वैमी में है। एक तरफ चाइना लद्दाख में उसको लाल आंख दिखा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो एस्केलेशन है पहलगांव के इंसिडेंट के बाद, वो एक नया दृष्टिकोण दे रही है। और तीसरी तरफ अग्निवीर स्कीम लाकर 2019 से अभी तक कई विशेषज्ञों का मानना है कि कई लाख लोगों को नौकरियों से वंचित रखा गया है। इससे जो हमारी फौजें हैं, हमारी आर्मी है, हमारे अर्धसैनिक बल हैं, वो कमजोर हुए हैं। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और क्या भारत इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ 1960 के दशक में हुई थी, क्या उसमें पानी रोकना संभव है? क्या यह संभव है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी ना मिले? इस पर भी हम आखिर में चर्चा करेंगे। पहले आज की खबर। पहलगांव आतंकी हमले में कश्मीर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। कई घर ध्वस्त कर दिए गए, सैकड़ों को हिरासत में लिया गया। पहलगांव में क्या हुआ? ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा फैलाई गई सामान्य स्थिति की झूठी भावना ने सुरक्षा बलों को संतुष्टि में डाल दिया। उन्होंने इसे आत्मसात कर लिया। ये कहानी 2 करोड़ 36 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने की है, लेकिन सुरक्षा भी कम कर दी गई। इस भ्रम की कीमत 26 लोगों की जान पहलगांव में चली गई। ये अनन्या भारद्वाज का द प्रिंट का आर्टिकल है, उसमें उन्होंने ये कहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सुरक्षा बलों का दावा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सरकार द्वारा नरम हो गई और कई असुरक्षित स्थानों को खोल दिया, जिसे पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद कर दिया गया था। मार्च 2000 में चितसिंगपुरा संहार, जिसमें सिखों की हत्या कर दी गई, तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा की पूर्व संध्या पर 35 सिखों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे अफसरों के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू किए जाते हैं। किसी भी वीआईपी यात्रा के दौरान घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। इस बार अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जीडी वांस के चलते ऐसी कोई अलर्ट या एसओपीज फॉलो नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए, ये चिंता का विषय है। हालांकि बैसरन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि वहां प्रतिदिन 1000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। यह स्पष्ट एक चूक का कारण है। नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार शाम को एक सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों से कथित तौर पर यह कहा था कि स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने प्रशासन को सूचित किए बिना पर्यटकों के लिए मार्ग खोल दिए थे। यही वजह है कि क्षेत्र में कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किया गया था। यह स्पष्टीकरण कम से कम हास्यास्पद है। सुरक्षा चूक को स्वीकार करने से भी बदतर यह सुझाव देता है कि पुलिस को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि हजारों पर्यटक प्रतिदिन घाटी में आ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा लगता है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों ने या तो अपने अंदर यह भावना भर ली थी कि उन्हें इस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया गया है कि सामान्य स्थिति है, इस सरकार द्वारा फैलाई गई कहानी है, जिसको अनंतः उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये उनको पता नहीं था। ये कहानी 2024 में रिकॉर्ड 2 करोड़ 36 लाख लोगों के पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल रही, जो अब तक का सबसे अधिक नंबर है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसने सुरक्षा बलों के बीच भी आत्म संतुष्टि पैदा कर दी, जो सरकार के संदेश के अनुरूप है। सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और शायद यही वजह है कि ये अचानक से चौंक गए।
एक दूसरे सूत्र ने यह भी बताया कि पिछले कुछ सालों से सरकार बहुत उदार हो रही थी और इस बात पर जोर दे रही थी कि सभी जगह पर्यटकों के लिए खुली रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह को घेरने से गलत संदेश जा सकता है। इसमें वे इलाके भी शामिल हैं जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को संभालने के लिए जरूरी सुरक्षा के से महफूज थे। वहां पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, तब भी वो पर्यटन स्थल खोले गए। ये सरकार का लैप्स नहीं तो और क्या है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के तीसरे सूत्र ने कहा कि हाल ही में आतंकी हमलों की अनुपस्थिति को वास्तविक सामान्य स्थिति नहीं समझा जाना चाहिए, खासकर जम्मू और कश्मीर में, जहां शांति की अवधि अक्सर हिंसा में बाधित हो जाती है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद मोदी सरकार ने बड़ी सैन्य टुकड़ियों को तैनात करके सख्त कर्फ्यू लगाया था, ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करके और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाकर क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा था। इन उपायों से व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली थी, लेकिन 2020-21 में नागरिकों की हत्याओं की एक श्रृंखला ने घाटी को हिलाकर रख दिया, जिसमें अलग अलग हमलों में 38 और 41 नागरिक मारे गए। उसके बाद आतंकी गतिविधि बड़े पैमाने पर जम्मू में स्थानांतरित हो गई, जहां पिछले साल कई हमले हुए। पहलगांव हमले के साथ सुरक्षा बल फिर से अब हरकत में आ सकते हैं। पहलगांव आतंकी हमले में पर्यटकों को बचाने की कोशिश करते हुए शहीद हुए स्थानीय निवासी सैयद आदिल हुसैन शाह के बारे में भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर कहते हैं, आदिल ने ऐसा कुछ किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने कश्मीर और कश्मीरियत को बचाया। उसने अपने सीने पर 3 गोलियां खाई और पर्यटकों को बचाया। ये कश्मीरियत है। वो एक बहादुर आदमी था। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का कहना है। अल्ताफ ठाकुर ने यह बात कही है। सुरक्षा बल घाटी में मौजूदा ज्ञात आतंकवादी सहयोगियों और उनके समर्थकों को तलाश कर रहे हैं। शनिवार यानी कि कल 26 अप्रैल 2025 को श्रीनगर में दक्षिण के पुलवामा के मुर्रान गांव में पहलगांव पर्यटक हमले में शामिल होने के बाद संदिग्ध एहसान अल हक शेख के परिवार से संबंधित एक ध्वस्त घर के पास पड़ोसी इकट्ठा हुए। कश्मीर में अधिकारियों ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें उग्रवादियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनसे सुरक्षित ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं और पूछताछ के लिए सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सुरक्षा बल घाटी में मौजूदा आतंकवादियों के सहयोगी और उनके समर्थकों को तलाश रहे हैं, ताकि पहलगांव जैसे हमलों के खिलाफ एक निवारक तैयार किया जा सके। मंगलवार को अनंतनाग जिले के पहलगांव के ऊपरी इलाके में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन में आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों या उनके सहयोगियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। रहस्यमयी विस्फोटकों में 2 सक्रिय आतंकवादी अनंतनाग जिले के विजबेहरा इलाके में आदिल ठोकर और पुलवामा जिले के त्राल इलाके के आसिफ शेख के घर कल बमों से उड़ा दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि ठोकर को पहलगांव में पर्यटक की नृशंस हत्या के शामिल 3 आतंकवादियों में से एक बताया गया है, लेकिन हमले में शेख की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को हमला करने वाले आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके समर्थकों को भी हिरासत में लिया है, जिनमें से अधिकतर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में से हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को बांदीपुरा जिले में एक ही ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में एक कथित ओवरग्राउंड वर्कर मारा गया। अल्ताफ लाली को उस समय मारा गया जब सुरक्षा बल उसे बांदीपुरा जिले में कुलनार इलाके में आतंकवादियों के ठिकाने पर ले जा रहे थे। उसने आतंकवादियों का ठिकाना बताया था। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आतंकवादी भागने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि शनिवार को कार्रवाई श्रीनगर के स्थानांतरित कर दी गई है, जहां सफाक दल सौरा, पांडच, बेमीना, शालटेंग, लाल बाजार और जदीबल इलाके सहित 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए हैं। अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों द्वारा सतर्कता बढ़ाए जाने के कारण 24 घंटे तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए पूरे जिले में मोबाइल वाहन जांच चौकियां स्थापित की गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि अग्निवीर योजना को रद्द करके ये सरकार का एक गलत कदम था। अब इस कदम को वापस लेने का सही समय आ गया है। सरकार को चाहिए कि अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप करे और रेगुलर आर्मी में भर्तियां चालू करे। अब मैं इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि के बारे में बात करूंगा। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसको
क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत हर आतंकवादी, उसके आकाओं और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा। हम उन्हें धरती के हर छोर तक खदेड़ेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था। जम्मू कश्मीर में के पहलगांव में आतंकवादियों ने भारत की आत्मा पर हमले करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसके बाद कि हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक पुरानी सभ्यता है और इतना बड़ा देश है जिसको किसी भी आतंकी गतिविधियों से डराया नहीं जा सकता। हम ऐसी हरकतों का जवाब इसके जिम्मेदार लोग करेंगे। आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। और उधर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कश्मीर में भी आर्मी जेसीबीज यानी कि बुलडोजर का उपयोग जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनके घर गिराने या ध्वस्त करने पर इस्तेमाल कर रही है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये दर्शक कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। देखिए वीडियो। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे, सिंधु जल पर विकल्पों की तलाश जारी। जल शक्ति मंत्री सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभावित से निलंबन करने की औपचारिक सूचना पाकिस्तान को देने के एक दिन बाद सरकार ने शुक्रवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए सिंधु बेसिन की नदियों में जल को अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए उपयोग करने के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया। अब ये तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब बता सकते हैं, जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लगाया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्याय संगत और राष्ट्र हित में है। हम ख्याल रखेंगे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को एक भी बूंद पानी ना जाए। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें ये फैलेसी क्लियर हो जाएगी, ये जो गलतफहमी क्लियर हो जाएगी कि पानी को आप रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे। ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी ये दरिया में पानी का बहाव कम से कम 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी जारी और मुसलसल पानी में इजाफा होता जा रहा है। आपने देखा कि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के मीडिया कर्मचारी ने यह बताया कि पानी 20 से 30 फुट ज्यादा छोड़ा गया है क्योंकि पीछे से जब पानी आता है तो हमारे पास इतने जलाशय नहीं है कि उस पानी को हम स्टोर कर सकें। हमारे पास इतने साधन नहीं, और जो हमारे डैम्स हैं उनकी दीवारें हम ऊंची नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं। सितंबर 2016 से एक कमेटी बनी जिसमें हाई पावर्ड कमेटी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जल संसाधन मंत्री थे। आज तक तो उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो दीर्घकालिक फैसला क्या करने वाले हैं ये तो सरकार ही बताएगी। स्थानीय सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार झेलम नदी में के बाढ़ भारत द्वारा बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़े जाने के कारण आती। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान न जाए। मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लाया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्याय संगत और राष्ट्र हित में है। हम ख्याल रखेंगे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी न जाए। सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय पहलगाम आतंकवादी हमले, जिसमें 22 अप्रैल को 26 नागरिक मारे गए थे, के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों में एक था। नई दिल्ली की एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर
को अधिकारियों ने सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद सरकार के पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने उन विकल्पों की ओर ध्यान आकर्षित किया जो सिंधु बेसिन की नदियों के जल को उपयोग करने के लिए अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि में अपनाए जा सकते हैं। सरकारी जलमार्ग परिवर्तन सहित संभावित उपायों के सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विचार कर रही है जो निकट भविष्य में किए जा सकते हैं। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन पाटिल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सिंधु जल संधि पर मोदी सरकार द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला पूरी तरीके से उचित और राष्ट्रहित में। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु की पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी का सारा पानी भारत को अप्रबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलेगा। सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय दिल्ली को सिंधु नदी के जल को उपयोग करने के संबंध में अधिक विकल्प दे सकता है। पहलगांव हमले के एक दिन बाद बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि कैबिनेट मीटिंग में सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया गया। गुरुवार को भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सूचित किया कि वह सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक रही है। इस पर पाकिस्तान की भी प्रक्रिया आई है और उस प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान सरकार ने विवादास्पद नहर परियोजना को रोकने का निर्णय लिया और समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस्लामाबाद से बताया कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय के बाद पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को विवादास्पद नहर परियोजना को रोकने का निर्णय लिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीर और पाकिस्तान पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने फरवरी में पाकिस्तान पंजाब प्रांत के सूखे क्षेत्र की सिंचाई के लिए महत्वाकांक्षी चोलिस्तान परियोजना का उद्घाटन किया था। हालांकि इसने सिंध प्रांत में हंगामा खड़ा कर दिया है, जहां विभिन्न राजनीतिक दल जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, ने इस परियोजना का विरोध करना शुरू कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है और भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और नहर परियोजना को रोकने पर सहमति की। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि परियोजना तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल इस मुद्दे की आम सहमति नहीं बन जाती, जो कि प्रांतों के बीच विवादों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर प्रांतीय निकाय है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार बिलावल के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरीफ ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने देश की स्थिति और नदियों के संबंधित भारत की घोषणाओं पर विस्तार से विचार किया है। उन्होंने कहा, आज हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच यानी कि पीएमएल नवाज शरीफ के बीच आज सहमति से बैठक में निर्णय लिया है कि जब तक सीसीआई में आपसी सहमति पे कोई निर्णय नहीं होता तब तक कोई और नहर का निर्माण नहीं किया जाएगा। और संघीय सरकार ने निर्णय लिया कि प्रांतों के बीच आम सहमति के बगैर नहरों के आगे कोई प्रगति नहीं होगी। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी है कि यदि पानी रोका गया तो नदियों में खून बहेगा। ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि पानी भी बहे और लहू भी बहे, ये एक साथ नहीं हो सकता। तो ऐसा ही कुछ विचार जो है बिलावल भुट्टो ने भी दिया है। उन्होंने पहलगांव आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने पर भारत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सिंधु नदी सिंधु प्रांत से होकर बहती है और सिंधु घाटी सभ्यता को शहर मोहनजोदारो उसके तट पर पनपा था। और बिलावल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता का उत्तराधिकारी है, लेकिन यह सभ्यता मोहनजोदारो में है जो कि अब लरकाना में है और वो पाकिस्तान में स्थित है। तो ये सारा मामला जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसके बावजूद और भी कई प्रतिबंध हैं, जिसमें शिमला अकॉर्ड भी आता है, जिसमें अटारी बॉर्डर पे तत्काल प्रभाव से बंद करने पे भी आता है। पाकिस्तान नागरिकों को वीजा बंद किया, उधर भारत के भी नागरिकों का वीजा बंद हो गया है। भारत में पाकिस्तान का दूतावास जो है वो बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान से भी जितने भी नेवल, आर्मी और एयरफोर्स के अटैची हैं उनको वहां से हटाने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और ये कहा गया है ये तो अभी बदले का ट्रेलर है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। दूसरी तरफ जो कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी पे मीटिंग हुई, इसमें सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने की इजाजत दे दी गई है। उनको कह दिया गया कि आप भारत छोड़ के जाइए।
उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। सिंधु के पानी या इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने से पहले भारत को प्रतिबद्ध कर लेना चाहिए था अपने आप को कि पानी जाएगा कहां। आपको पता है, जब बारिशें होती हैं तो किस तरीके से ब्यास हो, रावी हो, सतलज हो, तीनों नदियों में उफान जब उठता है। पिछले साल आपको याद होगा, दिल्ली में भी यमुना में उफान उठा था और जो रेखा है, नियंत्रण रेखा से ऊपर पानी बह रहा था। आईटीओ दिल्ली तक भी जल पानी जो फ्लड वाटर था वो पहुंच गया था। ब्यास में जब पानी का उफान आता है तो कुल्लू से लेके मनाली तक, मनाली से लेके नीचे पहाड़ों के जितने पहाड़ों के वैलीज हैं वहां तक भी ये सब होता है। आपने रामबन में देखा, अभी पहलगांव के इंसिडेंट से पहले रामबन में किस तरीके से बाढ़ आई, 200 लोगों के घर उजड़ गए, 2 लोग भी उसमें मारे गए। तो अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी जाएगा कहां? कितने जलाशय आपने बनाए हैं पिछले 10 सालों में, और पिछले 8 सालों से आप इस पर चिंता कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पर ऑन ग्राउंड काम तो कुछ नहीं हो रहा है। सिविल इंजीनियर्स का कहना है कि अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिवली या प्रोजेक्ट वाइज कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए गए जिसमें सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी भारत में कैसे स्टोर किया जाए या कैसे और डैम्स बना के उससे बिजली का उत्पादन किया जाए, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।